हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की और भी बेंचेस होनी चाहिए। यही क्वेश्चन है ना, ब्रांचेस नहीं बेंचेस बोली जाएंगी वो। तो हमेशा ध्यान रखो कि लॉ मस्ट बी एक्सेसिबल टू द कॉमन मासेस। आम आदमी के लिए कानून तक पहुंच होनी चाहिए, अदालतों तक पहुंच होनी चाहिए। इस बारे में विचार विमर्श चलता है। हम लोगों का ये मानना है और सबका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के डिसाइड कर सकती है, वो कहीं और भी बेंचेस और सिटिंग कर सकती है। यही है ना नियम, कानून तो यही है हमारा। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बनाने के पीछे कुछ लॉजिक्स हैं और कुछ लॉजिक्स हैं कि क्यों नहीं बनानी चाहिए। दोनों लॉजिक्स हमको पता होने चाहिए। पहला लॉजिक तो ये है कि यदि किसी का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो यदि कोई व्यक्ति केरल या तमिलनाडु से है, नॉर्थ ईस्ट से है या वेस्ट से है, तो उसको दिल्ली पहुंचने में आने जाने में टाइम भी लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा, होटल के खर्चे भी लगेंगे, या कहीं रहेगा तो परेशान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच हमारे देश में कई जगहों पर रख देनी चाहिए। जैसे हम मान सकते हैं कि मुंबई में एक रख दी जाए तो वेस्टर्न वाला देख लेगा, एक चेन्नई में रख दी जाए तो दक्षिण भारत का व्यक्ति देख लेगा, एक कोलकाता में रख दी जाए जो पूर्वी भारत को देख लेगा। तो यदि सुप्रीम कोर्ट की ये बेंचेस हो जाती हैं तो पूरे ओवरनाइट में लोग अपनी अपनी जगहों पर पहुंच करके न्याय प्राप्त कर सकेंगे, ये बात कही जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और नहीं रखनी चाहिए, इसके पीछे भी कुछ कारण है। उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब बनती है तब बहुत सारे जजेस की जरूरत होती है। ठीक है, जज आपस में भी बहुत सारी चीजें बैठ करके जब बैठते हैं तो इनफॉर्मल डिस्कशंस में भी बहुत सारे जुडिशियल एंगल्स उनको मिलते हैं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ कानून नहीं देखता है, वो कानून का अलग तरीके से निर्वचन भी करता है, जिसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। और वो सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। इन सबके इंटरप्रिटेशंस के लिए जरूरी है कि वो आपस में बैठ करके कई सारे जजेस कुछ इनफॉर्मल डिस्कशंस भी कर लें। और ये तभी हो सकता है जब दिल्ली में बैठ करके बात हो रही हो। तो ये एक बात है जो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस नहीं हो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना यह है कि कम से कम 3 बेंचेस और होनी चाहिए, एक मुंबई में, एक चेन्नई में और एक कोलकाता में, जो ईस्ट वेस्ट और साउथ की नीड्स को पूरा कर सकें। क्योंकि उत्तर भारत में तो है ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। तो मेरा ये मानना है कि यदि हो जाएगा तो न्याय थोड़ा सा सरल तरह से, सुगम रूप से, सहज रूप से लोगों की पहुंच वहां तक हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में कोई डरेगा नहीं। ये है। लेकिन एक और कहना है, कई लोग कहते हैं कि जब आर्टिकल 32 के तहत कोई जाता है तो उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है सीधे, ठीक है, रिट पिटीशन के लिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम तो ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वही रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है। तो आदमी को सुप्रीम कोर्ट में आने के पहले रिट पिटीशन में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाना चाहिए अपने, ताकि वो अपनी बातों को वहां पर देख सके। सिंपल। तो दोनों कंडीशंस हमारे पास हैं। आर्टिकल 26 वाली, आर्टिकल 32 वाली बात आएगी, आर्टिकल 226 वाली बात आएगी। थॉट प्रोसेस भी आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, जिसपे आप बोल सकते हो कि बेंचेज क्यों होनी चाहिए और बेंचेज क्यों नहीं होनी चाहिए। दोनों आपके पास एकदम है। इसमें फाइनेंशियल बात मत करना। लोग कहते हैं कि यदि अलग अलग जगह पर बेंचेस बना दी जाएंगी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। याद रखना हमेशा, न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। उसमें लागत यदि सरकार की लगती है तो वो आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी बुराई को दूर करने के लिए सरकार का पैसा लगता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। कई लोग इकोनॉमिक एंगल ले लेते हैं इसमें, छोड़ देना उसको।
और कोई क्वेश्चन? सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज। देखो, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज या अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण, यही है ना, सब कैटेगराइजेशन, उपवर्गीकरण कर दिया जाए। क्यों किया जाए, उसके पीछे कारण है। एक कारण जो कहा जाता है, जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स का थॉट प्रोसेस है, राजनैतिक प्रशासनिक क्षेत्र में जो कहा जाता है, वो ये कहते हैं, और इकोनॉमिक भी है, सोशियोलॉजी भी ये कहती है कि जो आरक्षण का लाभ मिला है वो अनुसूचित जातियों की भी कुछ विशेष जातियों को ही मिल पाया है, जबकि बाकी सभी अनुसूचित जातियां अभी भी पिछड़े स्तर पर हैं। उनका यह भी कहना है कि क्या अनुसूचित जातियों में भी हम क्रीमी लेयर लेके आ जाएं? बात समझ में आ रही है? क्या अनुसूचित जाति में भी हम क्रीमी लेयर लेके आ जाएं? क्योंकि ये देखा गया है कि जिस परिवार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स हो, उनके बच्चों को भी वही सहूलियतें मिलती हैं जो बाकी बच्चों को मिलती हैं। अच्छे स्कूल्स में पढ़ना, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना, अच्छे ट्यूशंस लेना, अच्छा खान पान होना, किताबें कॉपियों की कमी नहीं होना, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, यह सब उनको मिलता है। ऐसे में जब उनको आरक्षण मिल जाता है तो उन्हीं की जातियों के उन लोगों को जिनको कुछ भी नहीं इस तरीके का है, न जिनके पास अर्थ है, न जिनके